Welcome to my YouTube channel, friends. In the previous video we have studied about the first chapter of Geography class 8, and in this video we are going to study the first chapter of Civics, the Indian Constitution. So let's start. In this chapter we are going to begin with football, a game many of you have probably heard of or even played. As the name suggests, this is a game that involves the player feet. According to the rules of football, if the ball touched the arm of any player except the goalkeeper, then this is considered a foul. So if players start holding the football in their hand and passing it around, then they are not playing football anymore. तो इस चैप्टर में हमें दोस्तों बस कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड 6-7 के क्लास में भी बहुत यूज़ हुआ है, पर उसके बारे में एक्चुअली अच्छे से डिफ़ाइन नहीं किया गया है जो इस चैप्टर में हमें किया जा रहा है। तो इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में समझने के लिए हमें यहाँ पे फुटबॉल गेम का एक एग्जांपल दिया गया है। तो जैसे फुटबॉल गेम हम सब जानते हैं, सुना तो सब ने ही है, लगभग खेला शायद कुछ ही लोगों ने हो। तो इसके नेम से ही हमें समझ आ जाता है कि ये जो गेम है ये पैर से खेला जाता है, और इसमें अगर हमने किसी मतलब गोलकीपर के अलावा जो भी प्लेयर है, अगर वो हाथ से पास कर रहा है फुटबॉल मतलब बॉल, या हिट कर रहा है हाथ से ही, तो इसे फाउल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका एक रूल है कि जो गोलकीपर है उसके अलावा कोई भी हाथ से इस गेम को नहीं खेल सकता। तो अगर लोग जो है, कोई भी प्लेयर जो इसे खेल रहा है, अगर उसने फुटबॉल को ऐसे ही हैंड से पास करता गया तो फिर वो मतलब फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा है, फिर उसे फ़ुटबॉल नाम कहेंगे ही नहीं। तो वैसे ही कोई भी गेम हो जैसे हॉकी, क्रिकेट, तो उसे जो भी प्लेयर खेलता है उसके रूल के अकॉर्डिंग ही खेलता है। तो ये क्या होता है, मतलब किसी भी गेम का जो रूल होता है उसे वो किसी भी गेम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फंडामेंटल होता है, जिस कारण वो जो रूल्स हैं उन्हें हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव वर्ड जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से ही आया है। जब हम इसके बारे में पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और अच्छे से समझ सकते हैं। तो गेम्स की तरह जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स है, जो रेगुलेशन है, वो सोसाइटीज़ में भी होती हैं। जैसे किसी भी सोसाइटीज़ में अगर आप रह रहे हो तो वहाँ पे मतलब कैसे रहना है, क्या क्या करना है, वो सब मतलब सोसाइटी में कैसे रहना है वगैरह हमें जानना होता है। तो रूल्स रेगुलेशन किसी भी सोसाइटी की होती है। अगर हम किसी लार्ज सोसाइटी की बात करें तो वहाँ पे क्या जो भी रूल रेगुलेशन है वो कॉन्सेंसस से डिसाइडेड होते हैं। कॉन्सेंसस मतलब डिफरेंट कम्युनिटी ऑफ लोग किसी भी बड़ी बड़ी सोसाइटी में रहेंगे, तो सबके बिलीवनेस या सब लोग जो हैं अलग अलग रूल्स रेगुलेशन पर समर्थन देंगे। तो सबके आपस में सोच विचार करके ही मतलब जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं, तो वो एक डॉक्यूमेंट में मतलब एक पेज या बुक पे लिखा जाता है। तो ये जो रिटन डॉक्यूमेंट होता है किसी भी रूल रेगुलेशन का, किसी भी पार्टिकुलर चीज़ का, तो उसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो क्लास 6 और 7 में हमने क्या बोलते हैं बहुत पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्यों लिखा जाता है, या किसी कंट्री के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, या कौन इसे लिखता है? तो इस बुक में या इस चैप्टर में हम इसके बारे में और पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक कंट्री को किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों नीड है? So today most countries in the world have a constitution. While all democratic countries are likely to have a constitution, it is not necessary that all countries that have a constitution are democratic. The constitution serves several purposes. First, it lays out certain ideals that form the basis of kind of country that we as citizens aspire to live in. Or put another way, a constitution tells us what the fundamental nature of our society is. तो हमारी आज के दुनिया में लगभग हर एक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल्स रेगुलेशन रिटन फॉर्म में है। लगभग सारी डेमोक्रेसी कंट्री मतलब जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है वहाँ पे तो लगभग कॉन्स्टिट्यूशन हमें हर तरफ देखने मिलता है। बट ऐसा भी नहीं है कि बस डेमोक्रेसी कंट्री में ही देखने मिलता है, अलग अलग कंट्रीज़ में भी कॉन्स्टिट्यूशन हमें देखने मिलता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत सारे मतलब आइडियाज़ वगैरह मतलब देता है, जिससे ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी आधार पर बनाया जाता है कि उस देश के रहने वाले जो नागरिक हैं वो उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करें, इस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करें। और दूसरी बात, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोसाइटी या जहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे फॉलो किया जा रहा है उस जगह पे का फंडामेंटल नेचर को वो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है।
A country is usually made up of different community of people who share certain belief but may not necessarily agree on all issue. एक कंट्री जो है वो अलग अलग कम्युनिटी ऑफ लोग मतलब वहाँ पे रहते हैं. ज़रूरी नहीं है कि रिलीजन कास्ट सब एक हो. तो जिस कारण क्या होती है सबकी बिलीफ अलग होती है. तो सब लोग जो हैं एक ही रूल पर एग्री नहीं हो पाते. कुछ लोग सहमति देते हैं कि ठीक है ये रूल कॉन्स्टिट्यूशन पे आप ऐड कर सकते हो और कुछ लोग नहीं देते हैं. So constitution helps serve as a set of rule and principle that all person in a country can agree upon the basis of the way in which they want the country to be governed. तो एक डेमोक्रेसी कंट्री में एटलीस्ट एक डेमोक्रेसी कंट्री में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस आधार पर बनते हैं जिससे जो नागरिक हैं या जो सिटीज़न वहाँ पे रह रहे हैं वो जिस तरीके से अपने कंट्री को गवर्न करना चाहते हैं उन सब की सहमति से वैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में. This include not only the type of government but also an agreement on certain ideal that they all believe the country should uphold. तो ये किसी एक ही इंसान के द्वारा नहीं ना गवर्नमेंट के द्वारा ही नहीं बनाया जाता. बहुत सारे सिटीजन्स के द्वारा बनाया जाता है. So let us try and understand what we mean by this through two contrasting situation in the recent history of Nepal. तो इसके बारे में समझने के लिए हमें नेपाल की एक कहानी दी गई है. मतलब कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स आई थी बहुत पहले नेपाल में. तो उसके बारे में पढ़कर ही हम इसके बारे में और बेहतर समझ सकते हैं. तो नेपाल जो है वो इंडिया के बॉर्डर पर लोकेट होती है जो हम इंडिया मैप पे भी देख सकते हैं. तो जब नेपाल जो है मोनार्ची गवर्नमेंट थी मतलब जब उस पर राजा रानी वगैरह राज करते थे तब नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन जो है सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1990 में लिखा गया था और उस समय वो मोनार्ची गवर्नमेंट ही थी. तो क्या हुआ जो किंग थे बस उनकी सहमति से वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और उसकी प्रजा जो है उस कॉन्स्टिट्यूशन से मतलब नहीं सहमत थी. वो नहीं चाहती थी कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रहे. तो जिस कारण जो नेपाल के लोग थे उन्होंने एक मूवमेंट शुरू कर दिया. उसमें उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि मतलब वो किंग के द्वारा कहे गए रूल्स रेगुलेशन को नहीं फॉलो करेंगे. तो ऐसे ही आखिरी में उनको सफलता मिल गई. 2006 में उन्हें किंग की पावर से उन्हें छुटकारा मिल गया और उन्होंने अब न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखने को सोचा कि जिससे सारे जो सिटीज़न है उससे खुश रहें और वो किंग मतलब पूरी कंट्री को अच्छे से लीड भी करे. तो इसी तरीके से ये जो स्ट्रगल हुआ ये जो मूवमेंट हुआ इसने जो नेपाल है उसे मोनार्ची से डेमोक्रेसी में बदल दिया. और 2015 में जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो नेपाल के लोगों ने है सारे सिटीजन्स की सहमति से लिख दिया. तो इतना समय इसलिए लग गया क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने में बहुत समय लग जाता है सोचने में कि हमारी कंट्री कैसे लीड होनी चाहिए वगैरह. तो इस तरीके से जो नेपाल है उनके स्ट्रगल से उनकी कंट्री ही मोनार्ची से डेमोक्रेसी में टर्न हो गई. The second important purpose of a constitution is to define the nature of a country's political system. For example, Nepal's earlier constitution stated that the country was to be ruled by king and his council of ministers. और दूसरा इम्पोर्टेंट पर्पस जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए किसी भी जगह पर क्योंकि ये किसी भी कंट्री में कैसे राज किया जा रहा है या वो कैसे चल रही है वो कंट्री वो कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफ़ाइन करता है. उसके रूल्स रेगुलेशन डिफ़ाइन करते हैं. एग्जांपल के लिए जैसे नेपाल का पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको अगर किसी ने पढ़ा हो तभी वो समझ जाएगा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किंग के द्वारा कंट्री है वो किंग के द्वारा लीड की जा रही है. और अगर बाद में जो 2015 में उन्होंने अपना लिखा था कॉन्स्टिट्यूशन और अगर कोई उसे पढ़ेगा तब वो अचानक समझ जाएगा कि ये जो कंट्री है अब डेमोक्रेसी है मतलब गवर्नमेंट के द्वारा लीड की जा रही है. क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा लीड की जाने वाली जो भी मतलब कंट्रीज़ होती हैं उसमें सारे लोगों की सहमति से कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है. So in a democracy, we choose our leaders so that they can exercise power responsibility on our behalf. However, there is always the possibility that these leaders might misuse their authority had the constitution usually provide safeguard against this. This misuse of authority can result in gross injustice as demonstrated in the classroom situation below.
तो एक डेमोक्रेसी कंट्री में क्या होता है, चाहे कोई भी एडल्ट हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अनुसार, चाहे वो कोई भी कास्ट रिलीजन कोई भी बैकग्राउंड का क्यों ना हो, वो जो है अपने लीडर्स को चूज़ कर सकता है। और उसके बाद क्या होता है, जिस भी लीडर को वो चूज़ कर लेता है, वो सोचता है उसके अनुसार वो जो है काम करेंगे। पर कई बार क्या होता है, जिस तरीके से हम कोई भी कंट्री का सिटीज़न सोचता है कि उसे ऐसी सेफनेस मिलेगी, तो कई बार लीडर्स जो है वो अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं कि मतलब उन्हें पावर तो मिली है और लोगों ने जो उनसे सोचा था कि वो क्या क्या काम करेंगे वैसा वो नहीं करते, उस पावर का मिसयूज़ करते हैं। उसका एक एग्जांपल जो है हम नीचे दी गई एक स्टोरी से समझ सकते हैं। Suresh is the class monitor. He is a bully. His classmates are not too fond of him. तो सुरेश जो है एक क्लास का एक क्लास मॉनिटर था और वो सबको डराता धमकाता रहता था, जिस कारण उसके जो क्लासमेट्स थे वो उससे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। मिसेस राव उस क्लास की जो है क्लास टीचर थी और एक बार कुछ अर्जेंट काम के लिए उन्हें क्लासरूम को छोड़कर जाना था कुछ समय के लिए। तो कुछ समय के लिए उन्होंने सुरेश जो क्लास मॉनिटर था उसे क्लास को माइंड करने के लिए कहा। तो जैसे ही जो क्लास टीचर मिसेस राव थी वो जैसे ही क्लास से बाहर निकली, जो सुरेश था वो अनिल नाम के एक लड़के को उठाने लगा और जो सुरेश है वो बोला, अनिल आज मैं तुम्हारी कंप्लेंट मिसेस राव को करने जा रहा हूँ। फिर अनिल ने बोला, पर मैंने किया क्या? इतने में ही जो टीचर है वो वापस से क्लास के अंदर आ गई और सुरेश ने बोला कि मैम आप जब बाहर थी तब अनिल जो है ज़ोर ज़ोर से बातें कर रहा था और क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। तो ऐसा झूठ कहने पर ये जो मैम है वो तुरंत अनिल को बोली कि तुम्हें ये क्लास की छुट्टी होने के बाद यहाँ पे रुकना है और 100 बार ब्लैक बोर्ड पर लिखना है कि तुम क्लास मॉनिटर को डिसऑबे नहीं करोगे। और लेकिन अनिल ने ऐसा कुछ किया नहीं था और उससे बोला, पर मैम मैंने कुछ नहीं किया, पर फिर भी मैम ने उसकी बात नहीं सुनी। तो in democratic society, the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leader. In the case of Indian constitution, about which you will read more later in this chapter, many of these laws are contained in the section of fundamental right. Do you recall the chapter of Dalit writer Om Prakash Valmiki experience in school from your class 7th book? तो कोई भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी जहाँ पर ऐसे मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो होना बहुत ज़रूरी होता है और होता ही है लगभग, ताकि जो भी लीडर्स हैं या जो भी पावरफुल ग्रुप हैं वो अपनी पावर का मिसयूज़ ना करें। तो इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के केस में मतलब इंडिया में जो भी रूल्स रेगुलेशन लिखी गई है, तो अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, जो इसी चैप्टर में आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और पढ़ेंगे। तो मैनी ऑफ दिस लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट। तो इनमें से ही बहुत सारे लॉज जो हैं वो मतलब फंडामेंटल राइट्स में लिखे गए हैं, मतलब फंडामेंटल राइट्स में बहुत सारे लॉज लिखे गए हैं। तो डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन द दलित राइटर? तो आपको क्या क्लास 7 की सिविक्स की बुक में जो ओम प्रकाश वाल्मीकि नाम के एक दलित राइटर के बारे में आपको याद है, जिन्होंने जूठा लिखी थी, जो मतलब नीचे जात से बिलोंग करते थे और पर तब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी कि कैसे लोग उन्हें डिस्क्रिमिनेट करते थे। तो इस चैप्टर में जो है यू रीड अबाउट हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज। तो इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि कैसे जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया में जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो इक्वलिटी प्रोवाइड करती है या कैसे जो भी सिटीज़न है उसे डिस्क्रिमिनेट करने से मना करती है, कास्ट, जेंडर, रेस या किसी भी ऐसी चीज़ पर बेसिस पर। द राइट टू इक्वलिटी इज़ वन ऑफ फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो हर एक को इक्वालिटी का जो हक है वो हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट में बताया गया है। मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हक होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी कंट्री में कि जो भी हर एक इंसान जो है वो इक्वल होना चाहिए। तो another important function that the constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. The step board below demonstrate one such situation in the classroom. अब नीचे हमें एक स्टोरी दी गई है, इसमें ये दिखाया है कि कैसे जो मेजोरिटी है या जो पावरफुल ग्रुप है वो माइनॉरिटी मतलब जो लेस नंबर ऑफ लोग हैं या जो लेस पावरफुल ग्रुप्स हैं उन्हें पर कैसे मतलब कब्ज़ा जमाती हैं। द गेम्स पीरियड इज़ अबाउट टू बिगिन। तो एक स्कूल था जिसमें एक क्लास में गेम्स पीरियड आया था।
तो बॉयज़ बोल रहे थे नो वी विल प्ले क्रिकेट, बॉयज़ बोल रहे थे कि नहीं हम क्रिकेट खेलेंगे, गर्ल्स बोल रही थी लेट्स प्ले बास्केटबॉल, हम बास्केटबॉल खेलते हैं क्योंकि बहुत दिन हो गए हम कब से क्रिकेट ही खेल रहे हैं। तो जो वो है मतलब जो ये टीचर लड़के हैं वो बोलते हैं कि हमारा जो नंबर है वो तुमसे ज़्यादा है, तो इसलिए हमारा ही गेम खेला जाएगा। तो टीचर जो है वहाँ से इशारा करती है और वो बोलती है कि तुम्हें बॉयज़ की बात मान लेनी चाहिए क्योंकि वो ज़्यादा मेजोरिटी में है, उनकी ज़्यादा मतलब क्लास में ज़्यादा हैं वो। तो फिर जो गर्ल्स है वो बोलती है मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे, आप कुछ और तरीके के बारे में सोचो जिससे कि हमारी भी विशेष को सुना जा सके। तो सच अनहेल्दी सिचुएशन कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ टू। तो ऐसे कुछ गलत चीज़ें जो है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी मतलब ऐसी डेमोक्रेसी कंट्रीज़ में भी हो सकती हैं, where a majority can continuously enforce decision that exclude minorities and go against their interest। तो जहाँ पे क्या होता है, जो मेजोरिटी है जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वो अपनी बात को ज़्यादा मनवाना चाहते हैं और माइनॉरिटीज़ को जो कम लोग हैं उन्हें मानना पड़ता है। तो एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलस्ट्रेट, तो जैसे ऊपर की स्टोरी बोर्ड स्टोरी हमें ने बताया कि एवरी सोसाइटी इज़ प्रोन टू दिस टायरनी ऑफ मेजोरिटी, की हर एक लोग जो है वो मेजोरिटी की ही बात मानने को कहते हैं। So the constitution usually contain rules that ensure that minorities are not excluded from anything that is routinely available to majority। तो जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसमें ऐसे रूल्स रेगुलेशन लिखे गए हैं जिससे कि जो माइनॉरिटी है, जो ग्रुप ऑफ पीपल लेस हैं, उन्हें मतलब वो सारा हक मिलना चाहिए जो मेजोरिटी को मिलता है। ऐसा रूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by majority or a minority। और तीसरा रीज़न जिसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री में होना चाहिए ताकि जो मेजोरिटी है वो जो भी मतलब कब्जा करना चाहती है माइनॉरिटी पर वो ना हो। तो दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, inter-community domination, or members of community dominating others within the same community, intra-community domination। So the third significant reason why we need a constitution is to save us from ourselves। तो तीसरा रीज़न जिसके लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है होना चाहिए कि हम अपने आप को अपने से बचा सकें। तो ये जो बात कही गई है ये थोड़ी सी स्ट्रेंज है, हमें समझ नहीं आ रही होगी ये कैसे हमें अपने से बचाया जा सके। तो इसके बारे में नीचे दी गई स्टोरी से हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो शबनम इज़ इन अ फिक्स, शी हैज़ अ डिसीज़न टू मेक। तो शबनम नाम की लड़की जो है वो बहुत कंफ्यूज थी क्योंकि उसे एक डिसीज़न लेना था। आई हैव 2 chapters left to revise for tomorrow's test, but it's time for my favorite TV program I'm dying to watch, but if I do that I won't have time to finish my revision। वो जो शबनम है वो बोल रही है कि मुझे 2 चैप्टर्स बचे हैं वापस से रिवाइज करने के लिए कल के टेस्ट के लिए, लेकिन मेरा इसी समय एक फेवरेट प्रोग्राम आ रहा है और मुझे मैं वो देखने के लिए मरी जा रही हूँ, और लेकिन अगर मैंने वो टीवी प्रोग्राम देखा तो मुझे रिवाइज करने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो एक तरफ जो है शबनम पढ़ रही है तो उस तरफ उसकी माँ बोलती है शबनम तुम इतनी चिंता में क्यों दिख रही हो। तो शबनम बोलती है आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव टेस्ट टुमारो। मुझे ये टीवी प्रोग्राम देखने का मन है लेकिन मेरा कल टेस्ट है। अगर आप सब लोग इस टीवी को देखोगे तो मेरा भी मन करेगा देखने का, जिस कारण मेरे पास एक आइडिया है अगर आप में से कोई भी टीवी को नहीं देखेगा तब मैं भी मतलब देखने के लिए ऐसे इच्छुक नहीं होंगी, मैं मतलब अपना पढ़ने को जाऊंगी। इस तरीके से जब शबनम ने पढ़ना ही सही समझा तब अगले दिन जब वो टेस्ट दे रही थी तब वो सोचती है इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर। ये अच्छा हुआ कि मैंने रात को टीवी नहीं देखा क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए थे जो लास्ट 2 चैप्टर से थे और जिसे मैंने रिवाइज नहीं किया था। So similarly, the Constitution helps to protect us against certain decisions that we might take that could have an adverse effect on the larger principle that the country believes in। For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right। Swept by this emotion, they may not realize that in a long run, dictatorial rule goes against all their interest।
A good constitution does not allow this whim to change its basic structure. It does not allow for the easy overthrow of provision that guarantee rights of citizens and protect their freedom. तो जैसे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी डिसीज़न को लेने में मदद करता है, ऐसे बहुत सारे लॉज लिखे गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में जिसमें हमें पता चलता है कि हमें कैसा डिसीज़न किस समय लेना चाहिए। तो इसी तरीके से फिर क्या होता है, हम अपने आप से बच सकते हैं, मतलब हम जो गलत डिसीज़न लेने वाले हैं उससे हम बच सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेसी, ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो डेमोक्रेसी में रहते हों might come to strongly feel that party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोग जो एक डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हो वो ऐसा सोचते हो कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है, मतलब पॉलिटिक्स की जो पार्टी है वो इतनी ज़्यादा रूड व्यवहार करती हैं, बहुत इतना ख़राब व्यवहार करती हैं कि उन्हें एक डिक्टेटर की ज़रूरत है जो उनके हक को मतलब और बढ़ाए। तो स्वेप्ट बाय दिस इमोशन, ये इमोशन सोचकर फिर क्या होगा आगे, फिर एक नया डिक्टेटर आएगा या वो फिर जो रूल करेगा अगर वो उनके अगेंस्ट है तो फिर से वो मतलब ऐसे प्रोटेस्ट कर सकती हैं जिससे न्यू डिक्टेटर आएगा। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन में जो अच्छे रूल्स रेगुलेशन बनाए जाते हैं तो उससे ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं होती। इट डज नॉट अलाउ फॉर ईजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजन गारंटी राइट ऑफ सिटीजन एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। तो इस तरीके से एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी मामूली से नागरिक को भी अपनी फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए आज़ादी देता है। तो फ्रॉम अबव डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो ऊपर के डिस्कशन से आप समझ गए होंगे कि कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। So now let us try and understand the ways in which the above point get translated into certain ideals and rules by studying some key features of Indian Constitution. तो देखो हमने अभी इतने अच्छे से पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंडिया में होना किसी कंट्री में होना क्यों ज़रूरी है, किसी सोसाइटी में होना क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में हमने समझा। उसके लिए हमने बहुत सारे मतलब स्टोरीज़ भी देखी। तब हम इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि इंडिया में ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशन बनाए गए हैं। अभी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी नहीं देखेंगे, की फीचर्स मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के स्पेशलिटी के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम उनके जो भी ये है फेडरलिज्म या वगैरह और लॉज जो हैं उनके बारे में शॉर्ट में समझेंगे, क्योंकि एक ही बात जो है बहुत लॉन्ग में लिखी गई है। तो सबसे पहले की फीचर्स देखते हैं। By beginning of 20th century, Indian national movement had been active in a struggle for independence from British rule for several decades. During the freedom struggle, the nationalists had devoted a great deal of time to imagining and planning what a free India would be like. Under British, they had been forced to obey rules that they had very little role in making. तो क्या हुआ था जब 20th सेंचुरी की बिल्कुल शुरुआत हुई थी तब एक इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है लोगों ने शुरू किया था। और ये मूवमेंट उन्होंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स उन्हें थी। मतलब जब ब्रिटिश उन पर रूल कर रहे थे ना तब उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और वो कॉन्स्टिट्यूशन से बस वही सहमत थे और बाकी कोई नागरिक सहमत नहीं थे, जिस कारण उन रूल्स को वो नहीं मानना चाहते थे, जिस कारण इंडियन नेशनल मूवमेंट नाम का एक मूवमेंट शुरू हुआ ताकि वो उन रूल्स को फॉलो करने से मना कर सकें। तो अंडर ब्रिटिश दे हैड बिन फोर्स टू ओबे रूल्स। जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तब जो है मतलब भारत के नागरिकों को फोर्स किया जाता था कि आपको मतलब हमारी बातें माननी ही पड़ेगी। तो द लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल अंडर कॉलोनियल स्टेट कन्विंस इंडियन दैट फ्री इंडिया शुड बी अ डेमोक्रेसी इन विच एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। तो क्या हुआ जब ऐसे ही मतलब 20th सेंचुरी के आसपास जो है क्योंकि 50 साल हो गए इंडिया के इंडिपेंडेंस से हो गए, तो जिस कारण ऐसा मतलब क्या कह सकते हैं हम, ऐसा किया गया कि जो लोग हैं वो अपना रूल्स रेगुलेशन मतलब बना सकें। तो इसलिए उन्होंने अपना एक बनाया था, ये क्या बोलते हैं, ये बनाया था अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाना उन्होंने शुरू किया। तो
What remained to be done then was to work out of the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. This was done not by one person but by a group of around 300 people who became members of Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. अब क्या हुआ, लोगों ने मतलब ऐसा डिसाइड तो कर लिया कि एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाएगा, तो इसके लिए शुरुआत जो है 1946 में हुई. अब जो जैसे मैंने बोला था, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन जो भी लिखा जाता है वो किसी एक की सहमति से नहीं होता है. तो लगभग 300 लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उन्होंने एक के मेंबर बने. मतलब इस असेंबली में लोग कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या लिखा जाना चाहिए उसके बारे में डिस्कस होता है. तो लगभग 300 लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स बने और उन्होंने ऐसे ही मतलब लिखना शुरू किया. और 1946 में उन्होंने मतलब 3 साल बाद उन्होंने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जो बहुत मतलब लगभग सारे लोगों के द्वारा सहमत हो गए. These members of the Constituent Assembly had a huge task before them. तो जो भी मेंबर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए ऐसे बहुत सारे लॉज बनाने पड़ते हैं जिस कारण 3 साल लग गए पूरा लिखने में. तो द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटी. तो इंडिया जो है वो एक ऐसी कंट्री है कि इसमें बहुत तरीके के लोग रहते हैं. कोई अलग लैंग्वेज बोलता है, अलग रिलीजन से बिलोंग होते हैं, अलग कल्चर्स होते हैं लोगों के. तो इसलिए व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बीइंग रिटन इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल. इसलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तब इंडिया जो है वो बहुत प्रॉब्लम में जा रहा था, क्योंकि कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे थे वो रूल्स रेगुलेशन. तो द पार्टीशन ऑफ कंट्री इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज इमिनेंट. अब हम सब लोग जानते हैं इंडिया और पाकिस्तान की जो मतलब पार्टीशन हुई थी उससे हम सब लोग लगभग जानते ही हैं. सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर. लेकिन ऐसे कुछ स्टेट थे, जैसे आप जम्मू कश्मीर ही देख लो, तो वो जो है डिसाइडेड नहीं हो पा रहे थे कि पाकिस्तान में जाने चाहिए या इंडिया में जाने चाहिए. तो इसलिए क्या हुआ, वो सब आधे आधे बट गए. लेकिन पाकिस्तान और इंडिया बटे कैसे, तो उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग जहाँ पे पाकिस्तान है पहले वो भी इंडिया होता था, तो उस तरफ ज़्यादा मुस्लिम थे, तो जिस कारण उधर पाकिस्तान बन गया और वहाँ पे सारे मुस्लिम चले गए. तो ऑल ऑफ दीज इशूज़ प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सारे इशूज़ जो हैं मतलब ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी हो रहे थे. कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए प्रॉब्लम्स हो रही थी. तो दे रोज टू द ओकेजन एंड गेव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी while preserving national unity. The final document also reflects their concern for eradicating poverty through socio-economic reform as well as emphasizing the crucial role the people can play in choosing their representative. तो इसी तरीके से मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा लिखा गया. तो लिस्टेड बिलो, तो नीचे जो है अब देखो हमने पढ़ लिए स्पेशलिटीज़ या की फ़ीचर्स के बारे में कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या की फ़ीचर्स थे. तो लोग जो हैं मतलब कैसे अगर कुछ गलत हो रहा है तो कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके खिलाफ लड़ सकते हैं कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, या कैसे अपने गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकते हैं. मतलब की फ़ीचर्स हमने स्पेशलिटी देखी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में. अब हम कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉज देखेंगे, तो इनको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं. फेडरलिज्म, ये एक दोस्तों एक ऐसा लॉ है, इसमें क्या होता है, दिस रिफर टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री. इसमें ये हुआ था, ऐसा कहा गया था कि देखो एक कंट्री में जो है 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके बारे में 6-7 हम सब ने पढ़ा है. तो पहले जो है बस सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी जिसमें एक पूरी देश की गवर्नमेंट होती थी. लेकिन बाद में फेडरलिज्म एक लॉ लिखा गया जिसमें 3 ऐसे ही होने लगी. क्यों, क्या होता था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें मान लो उन्होंने एक लॉ बनाया है तो वो पूरी कंट्री के द्वारा फॉलो किया जा रहा है. तो क्या होता था, जो अगर वो गलत लॉ है तो लगभग पूरे इतने सारे लोगों को बहुत मतलब उन सबको फॉलो करना पड़ता था. तो जो है इसलिए ऐसे 3 तरीके के गवर्नमेंट बनाए गए.
अब मान लीजिए एक गवर्नमेंट जो है वो एक स्टेट पर है, तो एक स्टेट पर क्या होगा, सारे लोगों की सहमति हो सकती है उस लॉ से, लेकिन पूरे देश की बात करें तो पूरे देश की सहमति किसी भी एक पार्टिकुलर लॉ के संभव नहीं हो पाती है। इसलिए ऐसे अलग अलग गवर्नमेंट बनाए गए, जैसे स्मॉल पार्टिकुलर एरिया में तो सहमति हो सकती है, पर बड़े लार्ज एरिया में सहमति नहीं हो सकती। तो फेडरलिज्म सिंपली हम बोल सकते हैं इज अ लॉ इन विच इट इज़ डिसाइडेड दैट देयर वर द मोर देन वन गवर्नमेंट और देयर वर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द इंडिया कंट्री। बस इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, इसलिए इंडिया में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट होंगे, ऐसा फेडरलिज्म लॉ हमें बताती है। अब दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रीड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हु आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो ये जो है ना दोस्तों, इसके बारे में तो बहुत हम सब जानते हैं। इसमें बस यही बताया गया है कि चाहे कोई देखो, अडल्ट जो है वो 18 एज से ऊपर का होता है, तो चाहे वो कोई भी अडल्ट हो, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, पुअर, रिच, लोअर जात या लोअर रिलीजन, कुछ भी हो, उसको जो है राइट होना चाहिए कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को मतलब रिप्रेजेंटेटिव को वोट दे सकता है। तो ये जो है हमारा सेकेंड लॉ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताती है। अब तीसरा है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं। देखो आप कंफ्यूज मत होना, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में आपको लिखना है स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और लोकल लेवल, लेकिन जब आ जाए 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट तब आपको लिखना है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर क्या काम करता है, वो जो है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जैसे बहुत सारे हमारे इंडिया एग्जांपल ले लो, तो उस पर आपको जो भी मतलब किसी एक पार्टी, मतलब किसी स्टेट गवर्नमेंट को मान लो इलेक्ट करना है, तो आपने जिन जिन को इलेक्ट किया है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हुए, उन्हें लेजिस्लेचर कहा जाता है। और फिर दूसरा हुआ एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव वो स्मॉलर ग्रुप ऑफ लोग होते हैं जो लॉज को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब ये जो देखा था ना हमने, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको बनाने के लिए जो लोग मतलब रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उन्हें एग्जीक्यूटिव कहते हैं। और अगर थर्ड हम उनकी बात करें जुडिशरी, तो जुडिशरी एक तरीके से कोर्ट से मतलब संबंधित लोग होते हैं जो कोर्ट में ऑर्डर्स सुनाते हैं। तो एक्चुअली जो गवर्नमेंट है उनके 3 ऑर्गन्स में इसलिए बांटा गया ताकि क्या होता है, हम लोग अपनी बातें तो बताते नहीं कि हमने क्या क्या गलत किया है, लेकिन वहीं पे अगर आप देखो क्लास में भी देखो क्या होता है कि जो अगर कोई बात कर रहा है तो मैम देखो वो बात कर रहे हैं, हम तुरंत बता देते हैं। वैसे ही फिर क्या हुआ, इन लोगों को क्या कहा गया कि आप 3 लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, आप तीनों ही एक दूसरे पर नज़र रखोगे कि अच्छे से काम कर रहे हो या नहीं, या ऐसे ही नहीं कोई बोलते हैं घूस खाकर मतलब गलत काम करते हैं। तो उससे क्या हुआ, आप तीनों एक दूसरे पर नज़र रखते थे और तुरंत बता देते थे, तो तीनों अच्छे से भी काम करते, ईमानदारी से भी, और एक दूसरे पर नज़र भी रखते, जिस कारण जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स, गवर्नमेंट की पावर का सेपरेशन हुआ 3 पार्ट में, लेजिस्लेचर या लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और इस तरीके से फेडरलिज्म, पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर हमारा हो गया। अब है हमारा फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट एक तरीके से इम्पोर्टेंट राइट आप बोल सकते हो। इस पे क्या लिखा है, द सेक्शन ऑफ ऑन फंडामेंटल राइट हैज़ ऑफन बीन रिफर्ड टू एज कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of the nationalists, and they wanted to ensure that a set of written right would guard against the misuse of state power in independent India. तो जो फंडामेंटल राइट है उसे कौन साइंस भी कहा जाता है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कॉलोनियल रूल जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर भी था ना हिस्ट्री का, क्लास 8 में भी कॉलोनियल था। कॉलोनियल रूल मतलब जब एक दूसरी कंट्री किसी एक कंट्री पर रूल करती है, लाइक ब्रिटिश ने इंडिया पर किया ना, तो उन्होंने जो भी उस क्रिएट किए थे, जो भी लॉज वगैरह जो भी लोगों के माइंड में,
और अगर जो नेशनलिस्ट है एंड दे वांटेड टू इंश्योर दैट अ सेट ऑफ रिटन राइट वुड गार्ड अगेंस्ट द मिसयूज ऑफ स्टेट पावर इन इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फिर जो नेशनलिस्ट एक तरीके से जो लोग लिखते हैं वही कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो ऐसा कर सकते हैं अगर उन्हें लगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो गलत लिखा गया है, तो वो उसको और देख सकते हैं कि अपनी पावर का ब्रिटिश ने अगर मिसयूज़ किया है तो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स में उनमें से एक है। और साथ साथ फंडामेंटल राइट में हमें क्या देखने मिलता है, जैसे हमने माइनॉरिटी और मेजॉरिटी की बात की थी ना, तो फंडामेंटल राइट में ये कहा गया है गवर्नमेंट से ऐसे बिल्कुल गारंटी मिलती है कि जो माइनॉरिटी है वो मेजॉरिटी से बिल्कुल परेशान नहीं होगी। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है, अगर आप ही समझो गंदे लोगों का ग्रुप है पर वो ज़्यादा है और अच्छे लोगों का ग्रुप है जो कम है, तो गंदे लोगों के ग्रुप की बात मानी जाएगी क्या? जो अच्छे हैं या जिनकी बात सही है उनकी बात मानी जाएगी। तो फंडामेंटल राइट में जो गवर्नमेंट है वो ऐसी गारंटी देती है कि जो माइनॉरिटी है उन्हें बिल्कुल सेफ गार्ड मिलेगी मेजॉरिटी से। और अगर हम अब लास्ट इसकी बात करें कौन से सेक्युलरिज्म, लास्ट इस लॉ की बात करें या जो भी आप बोलो, तो इसमें अ सेक्युलर स्टेट इज़ वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। तो इसमें क्या होता है, एक सेक्युलर स्टेट इट मीन एक ऐसा स्टेट जिसमें धार्मिक या रिलीजन मतलब जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ना हो। तो वैसा अगर कोई भी स्टेट है तो उसे जो है हम किसी भी धार्मिक नाम से उस स्टेट को नहीं बुला सकते। अगर आप मान लो जैसे इंडिया है, उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम हमें उत्तर प्रदेश में देखने मिलते हैं, है ना, तो फिर हम ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं कि इंडिया में वो मुस्लिम वाला स्टेट, तो ऐसे नहीं बोलेंगे ना हम, उसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। मतलब ऐसा एक लॉ लिखा गया था इंडिया में कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा लिखा गया था कि कोई भी जो स्टेट है वो किसी भी रिलीजन के अकॉर्डिंग या किसी भी कास्ट के अकॉर्डिंग उसका नेम नहीं किया जाएगा, उसका जो नाम है उसी से उसे बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग था फ्रेंड्स। हमने देखा कितने तरीके के लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंस, बहुत सारे वगैरह स्टोरीज़, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है उसके बारे में। तो लेट्स अभी देखते हैं कि आपने कितना समझा है। हम अभी इसके क्वेश्चन आंसर से ये समझते हैं। वाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है दोस्तों, बिकॉज एक डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की इसलिए ज़रूरत होती है ताकि उसमें जो भी अभी बाकी भेदभाव हो तो रूल्स रेगुलेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में बना हो रूल्स से दूर हो जाए। अब ये लुक एट वर्डिंग्स, तो ये आपको करना है। नाउ व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव? तो इससे ये होगा what would happen if there were no restriction on power of elected representative? अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों ये होगा कि धीरे धीरे क्या बोल सकते हैं हम उसे, अगर ऐसा हुआ तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कुछ भी काम करेंगे वो हम उन्हें रोक नहीं सकेंगे, तो गलत यूज़ करेंगे वो अपनी पावर का। और अगर हम अभी फोर्थ क्वेश्चन जो है वो किसी शायद in each of the following situation identify the minority, write one reason why you think it is important to respect the views of minority in each of this situation। तो minority की बात की गई है। in a school with 30 teachers 20 of them are male। तो क्या कहा है कि एक स्कूल है जिसमें 30 टीचर है, 20 ऑफ दम आर मेल जेंट्स हैं और 10 ऑफ दम आर वुमेन ही होंगी क्योंकि जेंट्स के अलावा। तो यही कहा गया है कि हमें क्यों मतलब माइनॉरिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये देखकर हमें समझना चाहिए ना कि देखो आज के समय में वुमेन्स भी अब वर्क करने लगी है, टीचर्स बन गई हैं, तो इसलिए एक आंसर होना चाहिए कि वुमेन्स आर ऑल्सो स्टार्टेड टू वर्क और गेटिंग जॉब, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैम। और सेकेंड की अगर हम बात करें ना, सिटी 5% ऑफ पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट। एक सिटी में 5% जो है पॉपुलेशन वो बुद्धिस्ट की है, तो हम बोल सकते हैं बिकमिंग बुद्धिस्ट आर वेरी मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट देम दैट इतने 100% ऑफ लोग में 5%, आप सोच रहे हो 5% कितने होते हैं, उतने लोग बुद्धिस्ट बनना बहुत मुश्किल होता है। इन अ फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़ 80% आर वेजिटेरियन। तो एक
फैक्ट्री मेस है एक, मतलब इन अ फैक्ट्री मेस फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, तो उसमें 80% जो है वो वेजिटेरियन है, 20% फिर होंगे नॉन वेजिटेरियन। तो ज़रूरी नहीं है ना कि नॉन वेजिटेरियंस वाले लोग ख़राब ही हैं। अब इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट 40 बिलोंग टू मोर वेल ऑफ फैमिलीज़। तो ये सोच के अच्छी बात है कि जो 10 स्टूडेंट्स हैं वो अगर मतलब थोड़ी गरीब भी हैं फिर भी वो पढ़ रहे हैं, तो कितनी अच्छी बात है। तो ऐसे ही हमें ये फिफ्थ का कुछ कॉलम भरना है। इन द कॉलम ऑन द लेफ्ट लिस्ट सम ऑफ द की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इन द अदर कॉलम राइट 2 सेंटेंस इन योर वर्ड और वाई यू थिंक इन द फीचर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिस चीज़ के बारे में हमने देखा ना उस लॉ में क्या क्या बताया गया था वही आपको इसमें भरना है। और राइट डाउन द नेम्स ऑफ इंडियन स्टेट विच शेयर बॉर्डर विद द फॉलोइंग नेबरिंग नेशन। तो बांग्लादेश वगैरह, भूटान और नेपाल के जिस जिस देश के साथ मतलब वो बॉर्डर शेयर करते हैं आपको बताना है। एक बार बोलो तो ये जो है ये सब इंडिया के साथ भी शेयर करते हैं। तो इस तरीके से इसके क्वेश्चन आंसर हो गए। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बहुत इजी लगा होगा। अगर आपको इस चैप्टर में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और इस तरीके से हमने एक्सरसाइज सब पूरे कर लिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा और ऐसे ही मुझे इनकरेज करते रहिएगा कि मैं और वीडियोस बनाऊं और मेरे नेक्स्ट वीडियोस भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।